करण को ऐसा महसूस हुआ जैसे शिशर पर इस विशाल पंखों के नीचे आते ही पूरी दुनिया की गति रुक गई। सब कुछ खामोश था। सन्नाटे में एक भयानक विशाल पक्षी आकाश में उठा। इतनी दूरी से इसके रंगों को देखना असंभव था। यह अभी भी पूरी तरह से प्रकाशित नहीं हुआ था। प्रतीत होता है कि एक ही पल में पक्षी का शरीर असुन्य ऊंचाई तक पहुंच गया था। यह शायद एक ही सेकंड में कई किलोमीटर हवा में उछल गया था। वह गति पागल भरी थी। और फिर स्टॉर्म ईगल ने अपने पंख फैलाए थे भी रुका। कर्ण को पता था कि कैंटर पर स्थान जहाँ स्टॉर्म ईगल रहता था वॉरियर के स्वर्ग में 100 किलोमीटर से अधिक दूर था। फिर भी कर्ण अभी भी इसे देख सकता था। यह इंटरशिप से बहुत अधिक दूर था, लेकिन इससे कर्ण की हस्ती से पहले ही उससे अधिक जगह ले ली थी। और फिर स्टॉर्म ईगल ने वॉरियर के स्वर्ग की ओर उड़ान भरते हुए अपने पंख फड़फड़ाए। कई सेकंड तक कर्ण ने विशाल पंखों का फड़फड़ाते देखा, लेकिन उसने स्टॉर्म ईगल की ओर आते नहीं देखा। ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा हो। और फिर यह थोड़ा बड़ा हो गया और थोड़ा बड़ा। अब तक कर्ण अपने पंखों की हरी चमक देख सकता था। पत्थर की तरह उसके पंख प्रकाश की प्रतिवर्षी करते थे। इससे इन अगले कुछ सेकंड के लिए कर्ण को ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया खामोश हो गई हो। और फिर कर्ण ने कुछ चौंकाने वाला देखा। विशाल शरीर कर्ण की हस्ती में स्टॉर्म ईगल बहुत बड़ा हो गया था। और उसने घाटी के पार धूल की एक लहर को उड़ते हुए देखा था। और लहर के साथ विशाल जानवरों के शरीर आए थे। एक के बाद एक विशाल जानवर को घाटी के अंदर इधर उधर फेंक दिया गया था। दूर से कर्ण अनंत पेड़ को कंपन करते हुए देख सकता था, क्योंकि विशाल पिंड उन्हें टकरा रहे थे। कई जानवर मर गए, लेकिन उनमें से बहुत से जीवित रहने में भी कामयाब रहे। नीचे दिन की परिचित आवाज पूरे वॉरियर पैराडाइज में गूंज उठी। इससे पहले कि कर्ण कुछ कर पाता, योगेश ने उसे टावर की दीवार के पीछे जमीन पर खींच लिया। कर्ण आश्चर्यचकित था, क्योंकि स्टॉर्म ईगल उतना करीब नहीं था लग रहा था, लेकिन वह गलत था। दीवार के नीचे धकेले जाने के ठीक एक सेकंड बाद एक विशाल छाया वॉरियर के स्वर्ग के ऊपर से गुजरी। बस एक पल के लिए कर्ण ने आकाश में एक विशाल पंख को उड़ते हुए देखा। आकाश इन क्षण के लिए कर्ण से छिपा हुआ था। फिर भी छाया उतनी ही तेजी से गायब हो गई। और फिर नरक खुल गया। जब कुछ हिलने लगा, यह ऐसा था जैसे अचानक कोई बड़ा भूकंप आ गया हो। और वॉरियर का स्वर्ग बुरी तरह से हिलने लगा, क्योंकि कर्ण दीवार के पीछे था। उसकी नजर शहर के मध्यम की ओर थी और तभी उसने इसे देखा। मन मूर्ति का विशाल हरा गुंबद चमकदार हरी रोशनी में चमकने लगा। कर्ण की आंखें प्रकाश का अनुसरण कर रही थी और उन्होंने देखा कि वॉरियर के स्वर्ग के चारों ओर एक लगभग अश्य हरा गुंबद दिखाई दिया था। अगले सेकंड में मन मूर्ति और अधिक चमकीला होता गया, जब तक कि उसने सूरज से प्रतिशत नहीं कर ली। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में अब दूसरा सूरज है। कर्ण को मन मूर्ति से दूर देखना पड़ा, क्योंकि उसकी आंखें मेरी जलन महसूस हुई। लेकिन इससे पहले कि वह दूर देखता, उसे दूर स्टॉर्म ईगल की छाया दिखाई दी। इन छोटे क्षणों में यह पहले ही पूरे स्टॉर्म ईगल जोन को पीछे छोड़ चुका था। एक छोर दूसरे छोर तक संपूर्ण स्टॉर्म ईगल जोन 200 किलोमीटर से अधिक लंबा था। स्टॉर्म ईगल ने 20-30 सेकंड में भी कम समय में पूरी दूरी तय कर ली। अधिकारी ने आसपास के गार्डों से शांति से कहा, इस बार हम भाग्यशाली रहे हैं। शहर के ऊपर से उड़ान भरते समय इसकी आवाज नहीं निकली। भूकंप कम होने के कारण शहर धीरे धीरे शांत हो रहा था। इस बीच कर्ण को अल्साइमर का झटका लगा। यह सही है, स्टॉर्म ईगल अभी उसके पास से गुजरा था। वह बस उसके पास से उड़ गया था, लेकिन उसने इतना विशाल विनाश कर दिया था। इसने योद्धा के स्वयं पर हमला नहीं किया था। पूरे शहर में स्टॉर्म ईगल को उसके पास से गुजरने की तैयारी के लिए अपनी पूरी शक्ति इकट्ठी कर ली। बस बिंदु ए और से बिंदु बी की ओर बढ़ते हुए स्टॉर्म ईगल ने 100 से अधिक कमांडर स्टेट जानवरों को मार डाला था। दुनिया के सबसे मजबूत शहरों में से एक वॉरियर पैराडाइज ने तूफान ईगल के इसके ऊपर से गुजरने की तैयारी के लिए अपनी पूरी ताकत इकट्ठी कर ली थी। बस अस्तित्व में आने से स्टॉर्म ईगल ने प्रकृति बदल दी। उसके मन ने पर्यावरण का निर्माण किया। उसके पंखों में भूमि को नष्ट कर दिया था। इसकी हरकतों से जानवर मारे गए। स्टॉर्म ईगल एक प्राकृतिक आपदा थी। स्टॉर्म ईगल जोन के सबसे मजबूत लोग अपने पंखों को फड़फड़ाते पैदा होने वाली निश्चित हवा से खुद को बचाने के लिए दीवारों के पीछे छिप गए थे। कर्ण ने पीछे मुड़कर शहर के केंद्र की ओर देखा और उसने देखा कि मन मूर्ति
धुंधला होने लग रहा था। कैसे? मन मूर्ति के आधार की ओर झुकते ही हरे रंग की रोशनी स्पष्ट रूप से बाहर चली गई। कर्ण को याद आया कि उसने पिछले कुछ दिनों में मन मूर्ति लोगों ने कर्ण को बताया था कि ये कच्चे मन पत्थर थे, मन स्टोन में पत्थर थे जिसका उपयोग मन को संगठित करने के लिए किया जाता था। कच्चे काली जिसका मतलब था कि उन्हें मन से भरा जा सकता था। मन स्टोन का उपयोग सभी प्रकार के जादुई चक्रों और शक्तिशाली मंत्रों को शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाता था। मन के पत्थरों को मन के शुद्ध स्वरूप से भरना बहुत कठिन था, लेकिन शुरुआत अत्यंत महत्वपूर्ण थी। यदि उनमें से अशुद्धियाँ होती तो मन स्टोन मैजिक स्क्रीन को नुकसान पहुंचा सकता था या नष्ट भी कर सकता था। लगभग आधे मिनट के बाद मन मूर्ति से हरी रोशनी गायब हो गई। इसके आधार पर मन मूर्ति से भरे विशाल बक्से अब हरी रोशनी में चमक रहे थे। मन मूर्ति ने शुद्ध पवन मन से भरे कई टन मन पत्थरों का निर्माण किया था। योगेश ने कर्ण के पीछे से कहा, मन मूर्ति केवल शहर की ही रक्षा कर सकता था। यही कारण है कि शहर अभी भी खड़ा है। जो भूकंप आपने पहले महसूस किए थे वे वॉरियर पैराडाइज के बेस से आए थे, लेकिन मन मूर्ति शहर की रक्षा कर सकता है, लेकिन यह उस पहाड़ की रक्षा नहीं कर सकता जिस पर शहर बना है। लेकिन जोखिम अक्सर पुरस्कार के साथ आते हैं। दुनिया की भीड़ मन स्टोन की आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा इसलिए शहर से आता है, योगेश ने बताया। हर 6 महीने में अराजकता के दिन वॉरियर का स्वर्ग एक बड़े खतरे में होता है, लेकिन हर 6 महीने में शहर हास्यास्पद रकम की कमाता है। अब तक स्टॉर्म ईगल की छाया कुछ पहाड़ों के पीछे गायब हो गई है, लेकिन कर्ण अभी भी उत्तर की ओर देख रहा था। इस समय उसे दो बात समझ में आई। सबसे पहले वह अभी पूरी तरह से समझ गया कि वॉरियर का स्वर्ग क्या था। यह केवल एक ऐसा शहर नहीं था जहाँ दुनिया में योद्धा के लिए सबसे अच्छी अकेडमी थी। नहीं, यह एक गढ़ था। मानवता ने इसे विशाल शहर को इतनी खतरनाक जगह पर बनाया था कि किस कारण के लिए, पैसे के लिए, शहर लगातार खतरे में था। लेकिन यह अकेडमी अपूर्ण रूप से लाभदायक भी था। यह शहर दो अपारदाओं की मूर्त रूप था, साहस, लालच। लेकिन कर्ण को जो दूसरी बात समझ में आई वह उससे कहीं अधिक गहरी थी, शक्ति। टॉम ईगल ने सच्ची शक्ति का प्रतीक बनाया। यह सच्ची शक्ति थी। केवल अब कर्ण को समझ में आया कि टॉम ईगल के सामने वॉरियर का स्वर्ग कितना महत्वपूर्ण था। कर्ण को पता था कि अगर टॉम ईगल चाहे तो वॉरियर के स्वर्ग को नष्ट कर सकता था, लेकिन आज इसने देखने के बाद ही उसे वास्तव में दोनों के बीच शक्ति में अकल्पनीय अंतर का एहसास हुआ। वॉरियर पैराडाइज टॉम ईगल के सामने एक बच्चे की तरह असहाय था। हर कोई केवल इसलिए जीवित था क्योंकि टॉम ईगल को उसकी परवाह नहीं थी। उसका अस्तित्व टॉम ईगल की इच्छा पर निर्भर था और वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। इसके आगे वे बेबस थे। यह सच्ची शक्ति थी। कई मिनटों तक कर्ण ने केवल उत्तर की ओर देखा। आज उसे सच्ची शक्ति का दर्शन हुआ था। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, योगेश ने कर्ण के बगल से कहा। हम इंसान जानवरों के सामने बस असहाय हैं। केवल एक चीज जो हम कर सकते हैं वह है जीवित रहना। कर्ण ने उठ खड़ा हुआ और अपने आसपास देखने लगा। निश्चित रूप से सभी गार्ड गंभीर भाव से साथ अपनी भरी हुई पेलेटिसा के पास खड़े थे। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। यह ऐसा था जैसे उन्होंने टॉम ईगल को कभी नहीं देखा था। वे सभी केवल वर्तमान खतरे पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। कर्ण धीरे से घूमा और जंगल को देखने के लिए दीवार के ऊपर से कूद गया। उसने जो देखा उससे उसकी पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा। असंभव। सभी जानवरों को इधर उधर फेंक दिया गया था। सभी जानवर घबराकर इधर उधर भागने लगे थे और जब भी कोई दूसरा जानवर उनसे मिलता तो वे या तो हमला कर देते थे या भाग जाते थे। इस समय केनर और वेस्टलैंड के बीच की सीमा पर 50 से अधिक लड़ाई हो रही थी और ये सभी लड़ाई केवल कमांडर स्टेट जानवरों के बीच थी और सामान्य स्टेट के जानवर वे घबराकर भाग गए। जैसे ही वे उत्तर की ओर भागे, सभी अलग अलग छिपे हुए जानवर अपने बिलों से बाहर निकल आए। उत्तर क्यों? क्योंकि कमांडर स्टेट के जानवर दक्षिण से में लड़ रहे थे। जनरल स्टेट के जानवर कमांडर स्टेट के जानवरों से लड़ गए और झुंड में उत्तर की ओर भाग गए। जब जनरल स्टेट के जानवरों की एक सेना वॉरियर के स्वर्ग की ओर भाग रही थी तो कर्ण ने आश्चर्यचकित होकर ऐसा बूम! अचानक जानवरों के एक समूह में एक बड़ा विस्फोट हुआ।
और कर्ण को अपने चेहरे पर गर्मी की लहर महसूस हुई। उस पल में कर्ण ने महसूस किया कि अग्निमन की एक अविश्वसनीय मात्रा ने उसके आसपास को घेर लिया था। जनरल स्टेट के जानवर टुकड़े टुकड़े हो गए और उसके अंदरूनी हिस्से और शरीर के हिस्से आसपास के 100 मीटर तक बिखर गए। बूम! एक और विस्फोट। बूम! दूसरा। कर्ण को उस फिल्मों की याद आ गई जो उसने पृथ्वी पर देखी थी। विस्फोटों की इस बमबारी ने कर्ण को भारी तोप खाने की याद दिला दी। अधिक से अधिक विस्फोट हुए और कर्ण ने पूरब की ओर देखा। वहां कर्ण ने कई अग्नि जादूगरों को जानवरों पर छोटे छोटे आग के गोले फेंकते देखा। आमतौर पर वॉरियर पैराडाइज में कुछ ही फायर जादूगर होते थे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही कई और फायर जादूगर आ गए थे। यह वॉरियर पैराडाइज के प्रमुख खर्चों में से एक था। उन्होंने इस फायर जादूगरों की सेवा खरीदी थी और यह निश्चित रूप से अपना प्रभाव दिखा रहा था। उत्तर की ओर भागते समय हर एक आगे के गोले से जनरल स्टेट ने कई जानवरों को नष्ट कर दिया। जो लोग वॉरियर पैराडाइज को दूर से पार कर गए वे अधिकारी बच गए थे, लेकिन जो लोग सीधे इसकी ओर दौड़ते या इसके करीब से गुजरे उन पर लगातार बमबारी हो रही थी। कर्ण ने बड़ी आंखों से देखा जैसे बंजर भूमि में जानवरों पर खतरनाक आ रहा हो। अग्नि जादूगरों को सैकड़ों की संख्या में जनरल स्टेट के जानवरों को नरसंहार कर रहे थे। इस समय कर्ण को वास्तव में समझ में आ गया कि इसका क्या मतलब है कि जादूगर अकेले अधिकांश काम करेंगे। कोई योद्धा ऐसा विनाश सह नहीं कर सकता। एक योद्धा एक समय में एक जानवर को मार सकता था, लेकिन वे ऐसे विनाशकारी हमले नहीं कर सकते थे जो एक ही बार में कई जानवरों को मार डाले। जैसे ही कर्ण ने जादूगर को देखा उसे फिर से उसकी असली शक्ति का एहसास हुआ। वह क्या कर सकता था। अगर उसे एक ऐसे किसी लड़ना पड़े तो वह क्या कर सकता है। फायर जादूगर को उस पर फायर करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें केवल आसपास के 20 मीटर या उससे भी अधिक दूरी तक मार करने की आवश्यकता थी। उसके ऊपर छोटे आग के गोले अविश्वसनीय गति से जमीन की ओर बढ़ रहे थे। यह लगभग ऐसा था जैसे उन्हें बंदूक से गोली मारी गई हो और विस्फोटों होने के से पहले कर्ण को मुश्किल से एक नारंगी लकीर दिखाई दे रही थी। कह सकती एक अकेला फायर जादूगर पहले से ही भारी तोपखाने की तुलना में अधिक विनाश ला सकता है। और तो और उन्हें अपना अगला जादू तैयार करने के लिए लंबे समय भी आवश्यक नहीं थे। इसके अलावा वे अंतहीन गति से आगे बढ़ सकते हैं। परमाणु हथियारों को छोड़कर वन फायर जादूगर पृथ्वी पर सबसे खतरनाक हथियार होगा और वे केवल तीसरे क्षेत्र में हैं। उसके बाद और भी कई। इस दुनिया में इंसान कितने ताकतवर बन सकते हैं। थोड़ी देर के बाद कर्ण की सदमे की भावना जलती हुई इच्छा से बदल गई। मैं यह शक्ति पाना चाहता हूँ। इस दुनिया में मुझे उन शक्तियों तक पहुँचने का मौका मिला है जो पृथ्वी पर किसी के लिए भी अकल्पनीय है। मुझे पता है कि इस दुनिया में कहीं न कहीं ऐसा इंसान भी है जो जॉन बेस्ट से भी अधिक शक्तिशाली है। भगवान ने कहा कि जादूगर पूरी दुनिया पर शासन करते हैं। उन्होंने यह नहीं कहा कि जानवर शासक करता है। ये जादू कितने शक्तिशाली होंगे कर्ण इसकी कल्पना नहीं कर सकता। नीचे योगेश ने अचानक कर्ण को दीवार के पीछे खींच लिया। कुछ ही समय बाद कर्ण ने एक बैलिस्टा फायरिंग की आवाज के साथ एक कान भेदी एक सुनी। बूम! कर्ण के नीचे का टावर जोर जोर से हिलने लगा क्योंकि उसके किनारे से कोई चीज टकराई। उसी समय एक तेज हवा दीवार के ऊपर से गुजरी और कर्ण ने अपने ऊपर की हवा को विकसित होते हुए देखा। आप फिर से देख सकते हैं, योगेश ने दीवार की ओर देखते हुए कहा। वह एक विनाशक विंग था। देखो, योगेश ने दीवार की ओर इशारा करते हुए कहा। कर्ण भी दीवार के ऊपर से कूद गया और नीचे देखने लगा। कर्ण ने दो जोड़ी विशाल पंखों को देखा जिसके बीच में एक छोटा शरीर था। जमीन पर गिरते हुए देखा। शरीर के अंदर एक बड़ा तीर फंसा हुआ था। यह आस्थापद रूप से बड़े पंखों वाला एक पक्षी था। योगेश ने बताया यह एक विनाश विंग है। इसमें 10 कतर की पाउंड क्षमता है। यह विशेष रूप से शक्तिशाली काटने वाली हवा के साथ हमला करता है। इसके करीब जाना कमांडर स्टेज योद्धा के लिए घातक हो सकता है। कर्ण ने गिरते हुए लाश को विस्तृत से देखा। यह जानवर कम से कम 20 मीटर लंबा था। जैसे ही कर्ण ने लाश देखी
उसने तुरंत ओल्ड आइस ऑक्टोपस और अर्थ हाइट के बारे में सोचा। वे दोनों इस विशाल रिंग के समान सतह पर थे। राम के बगीचे में ये दोनों अधिक जानवरों को समुद्र में केवल 2 और स्थानों के रूप में गिने जाएंगे। योद्धा के स्वर्ग में कमांडर स्टेट के जानवरों की कोई गिनती नहीं थी। कर्ण ने दूर से देखा और देखा कि कमांडर स्टेट के जानवर योद्धा के स्वर्ग में करीब आ गए थे। कर्ण ने दिन की आवाज को वॉरियर पैराडाइज में गूंजते हुए सुना। आदेश दिए जाने के कुछ ही समय बाद जादूगरों ने जनरल स्टेट के जानवरों पर बमबारी बंद कर दी। इसके बजाय जादूगर तुरंत 3-3 के समूह में इकट्ठे हो गए और वे सभी एक साथ कास्टिंग करने लगे। प्रत्येक समूह में 2 अग्नि जादूगर और 1 पवन जादूगर थे। प्रत्येक समूह के सामने एक पृथ्वी जादूगर खड़ा था, जो किसी भी जानवर के करीब आने से पर बचाव के रूप में गिना जाता था। कुछ ही सेकंड के बाद एक विशाल आग का गोला प्रत्येक समूह के ऊपर मंडराने लगा। कई कर्ण ने आग के गोलों को एक अंदर पिछले छोटे गोलों की तुलना में कहीं अधिक अग्निमन को महसूस कर सकता था। अग्नि जादूगरों ने कास्टिंग बंद कर दी और पवन जादूगरों ने अलग अलग दिशाओं की ओर इशारा किया। एक पल बाद विशाल आग के गोला हवा में गायब हो गया। जैसे ही विनाश आग के गोले उड़ते हुए कमांडर स्टेट जानवर पर गिरे, लगभग 100 मीटर चौड़े विस्फोट हवा में दिखाई दिए। कर्ण के ऊपर गर्म हवा चल रही थी और उसने ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका चेहरा जल रहा हो, लेकिन उसके शक्तिशाली शरीर के लिए धन्यवाद। उस विस्फोटक की सदमे की लहर ने उसे लगभग दूर फेंक दिया, लेकिन योगेश ने कर्ण की बांह पकड़ रखी थी। इस समय कर्ण को ऐसा हुआ कि वह अपने तत्व से बहुत दूर था। योगेश ने अनिवार्य रूप से अब तक 2 या 3 बार कर्ण की जान बचाई थी। यह वह स्थान नहीं था जहाँ केवल सैनिक स्तर के योद्धा को होना चाहिए। यह कमांडर स्टेट योद्धा को सच्चे जादूगर का युद्ध क्षेत्र था। यदि कर्ण अपने अनेक यहाँ होता तो वह पहले ही मर चुका होता। अगर योगेश ने अभी कर्ण की बांह नहीं पकड़ रखी होती तो कर्ण को टावर से नीचे फेंक दिया गया होता। वह इस तरह गिरने से नहीं बच पाता। कर्ण तूफानी समुद्र के अंदर एक छोटी सी नाव मात्र था। उसका बचना उसके वश में नहीं था। अपने अस्तित्व के लिए वह केवल अपने आसपास के लोगों पर ही भरोसा कर सकता है, लेकिन डर महसूस करने के बजाय कर्ण को केवल भय और इच्छा महसूस हुई। वह इतना शक्तिशाली बनना चाहता था। वह इस शक्ति का एक पहुंचना चाहता था। अचानक कर्ण ने कुछ सैनिकों को टावर की दीवारों पर कूदते देखा। कर्ण की हैरान आंखें ने उसका पीछा किया और उसने नीचे देखा। उस क्षण कर्ण ने योद्धाओं की एक सेना को योद्धा के सड़क के गिरते देखा। जब उस सभी के चारों ओर पवन मन की हरी झिलमिलाहट थी, कर्ण ने सैनिकों के साथ शिकारियों को भी देखा। तो यही वह सभी शक्तिशाली शिकारी थे। उन्होंने शिकार शुरू करने के लिए फायर जादूगर की बमबारी खत्म होने का इंतजार किया। बैलिस्टा अभी भी तैनात थे, लेकिन जिन सैनिकों के पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, वे सीधे युद्ध में मैदान में कूद पड़े। केवल कमांडर स्टेट के योद्धा ही नीचे कूदे और करने से कर्ण ने तुरंत उन्हें टीमों में इकट्ठा होते देखा। उतरने के बाद टीमों ने विभिन्न कमांडर स्टेट जानवरों पर गोली चलाई और असली युद्ध शुरू हुआ। कर्ण ने देखा कि एक के बाद एक टीम जानवरों से उजड़ रही थी। वे विशेष रूप से कमांडर स्टेट के जानवरों का शिकार कर रहे थे। कुछ जनरल स्टेट के जानवर को नजरअंदाज कर रहे थे, जो उसके पीछे से भाग रहे थे। जनरल स्टेट के बहुत से जानवर मारे गए थे, लेकिन उनमें से कुछ योद्धा की सड़क के भागने में सफल रहे थे। जाहिर है वे उत्तर की ओर भाग रहे थे। जंगल आसपास नरसंहार का स्वागत करेगा। सामान्य चरण के जानवर फार्म लाइन तक भी पहुंच जाएंगे, लेकिन वॉरियर का सड़क उसके लिए तैयार था। सभी सामान्य शिकारी और उसके कमांडर योद्धा फार्म लाइन की रक्षा कर रहे थे। फार्म लाइन को कुत्तों और कई विशेषज्ञों द्वारा सुरक्षित किया गया था। कर्ण को यकीन था कि फार्म लाइन ज्यादा खतरे में नहीं है। जनरल स्टेट के अधिकांश जानवर पहले ही मारे जा चुके, लेकिन वॉरियर के पैराडाइज के लिए चीजें अलग थी। कमांडर स्टेट के जानवर उस पहाड़ को नुकसान पहुंचा सकते थे, जिसे वह वॉरियर का सड़क बनाया गया था। यदि उसके पास स्वतंत्र शासन होता तो योद्धा का स्वंश वास्तव में नष्ट हो सकता था। टीमें विशेष जानवरों को निशाना बना रही थी। अनिवार्य रूप से ये सभी जानवर वॉरियर के सड़क बहुत करीब थे। इस बीच टू मेजर्स ने सबसे शक्तिशाली उड़ने वाले जानवरों पर ध्यान केंद्रित किया। कमजोर कमांडर स्टेट के उड़ने वाले जानवरों को रेस्टिया द्वारा गोली मार दी गई, जबकि बाद के स्ट्रोक के जानवरों को विशाल आग के गोले से निपटना होगा। सबसे पहले
पहले विशाल आग के गोलों का यही कारण था। छोटे आग के गोले बुनियादी कमांडर स्टेट जानवरों को मारने के लिए पर्याप्त थे, लेकिन अधिक शक्तिशाली आग के गोले का विरोध करने में सक्षम हो गए। लेकिन सभी 3 सच्चे जानवर अपनी शक्ति को मिला दे तो एक पीक कमांडर स्टेट जानवर को भी जीवित रहने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बंजर भूमि और घाटी लगभग 50% पवन वाले जानवरों और 50% पृथ्वी वाले जानवरों से बनी थी। पृथ्वी एफिनिटी जानवर जमीन से तोड़ रहे थे, जबकि पवन एफिनिटी जानवर आसमान से हमला कर रहे थे। बेशक विंड एफिनिटी जानवर बोरिल के सड़क के लिए अधिक सीधा खतरा था। पृथ्वी एफिनिटी जानवर शहर की नींव को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन वे भी एक ही हमले से पूरे शहर को नष्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन विंड एफिनिटी जानवर एक प्रेडेटर या जादूगर के समूह को पूरी तरह से नष्ट कर सकते। इस वजह से वे उच्च प्राथमिकता वाले थे। टीमों ने तुरंत अपने लक्ष्य हासिल कर लिए। कर्ण ने देखा कि अधिकांश टीमों ने सामान्य रणनीतियों का पालन किया, लेकिन विभिन्नताएं थी। अधिकांश टीमों ने जानवर का ध्यान आकर्षित करने के लिए सबसे पहले बहुत तेज और फुर्तीले योद्धा का आक्रमण किया। जानवर योद्धा को मारने की पूरी कोशिश करेगा। शक्ति अंतर के कारण योद्धा इस हमले को रोक नहीं सका। उसके शरीर के बीच शक्ति का अंतर बहुत बड़ा था। यदि भारी कवच और भारी ढाल वाला कोई व्यक्ति जानवर पर हमला करता तो वे बहुत तेजी से दूर जा गिरते। इस वजह से उस तरह पर किसी जानवर के हमले से बचने के लिए बचना ही एकमात्र विकल्प था। प्रत्येक दल ने धनुष बाण का भी प्रयोग किया। कर्ण के कुछ धनुषों ने गति से तीर छोड़े। बेशक जानवरों की शक्तिशाली रक्षा के कारण तीरों ने केवल उन्हें खरोच दिया। इधर उधर कुछ खून निकला, लेकिन कोई भी चोट घातक नहीं थी। जानवर मूर्ख नहीं थे। यह महसूस करने के बाद कि उनके सामने शिकारी को मारना आसान नहीं था, जानवर ने बहुत जल्दी 3 तीर चलाने वालों पर ध्यान केंद्रित किया। मछली की चोट की तरह टीम तब तक तितर-बितर हो जाएगी जब तक कि जानवर केवल एक इंसान को निशाना न बना सके। पिछला किया गया शिकारी धनुष हटा देता और अपना हथियार निकाल लेता। और हैरानी की बात यह है कि इस शिकारी ने बहुत तेज हथियार का भी इस्तेमाल किया। यह लगभग ऐसा था मानो शिकार ने जानवर को अपनी ओर खींच लिया हो। उस समय टीमों की रणनीतियां विभिन्न थी। उनमें से कुछ ने जानवर को अपने बीच में फंसाते हुए उस पर तीर से चलाना जारी रखा। जानवर के पर्याप्त रूप से विचलित होने के बाद उसमें से कुछ ने सीधे हमला किया। उनमें से कुछ जानवर पर तीरों से हमला करते हुए भागते रहे। उनमें से कुछ ऐसे ही चलते रहे जब तक कि जानवर को उसकी आदत नहीं हो गई कि टीम कैसे लड़ती है। लेकिन अगर जानवर ने किसी विशिष्ट शिकारी को निशाना बनाया तो शिकारी अचानक एक विशाल हथियार निकाल लेगा और विनाशकारी हमला कर देगा। जानवर इतने शक्तिशाली हमले के लिए तैयार नहीं होगा। टीमों के बीच कई रणनीतियां थी, लेकिन एक बात सभी टीमों के साथ समान थी। उसका टीम वर्क बिल्कुल शानदार था। यह उत्तम था। युक्तियों अधिक केवल उन जानवरों पर ही काम करती थी जो अपने शरीर से हमला करते थे। किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे जानवर भी थे जो अपनी आत्मीयता के साथ हमला करते थे, और वे झगड़े बहुत अलग थे। एक पृथ्वी एफिनिटी जानवर जिसने अपनी एफिनिटी के साथ हमला किया, उसकी रक्षा भी औसत कहीं अधिक शक्तिशाली थी। यदि कोई लगातार दूर से हमला करता है तो गति उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। उस समय शिकारियों को जानवर के करीब जाना होगा और उसे पर करीब से हमला करना होगा। बेशक सभी शिकारी बहुत अनुभवी थे और उसके पास ऐसे जानवरों से निपटने के लिए तरीके भी थे। उनमें से कुछ ने बहुत भारी हथियारों से विनाशकारी हमले किए, जबकि अन्य ने अपने शिकार को नुकसान पहुंचाने के लिए जादू वस्तुओं का इस्तेमाल किया। शिकारियों में से एक ने एक चमकदार हुआ वन क्रिस्टल निकाला था और उसे पत्थर से बने एक जानवर पर फेंक दिया था। जैसे ही वन क्रिस्टल जानवर से टकराया, वह फट गया और उसके शरीर के से भयानक गंदा छोड़ा गया। तेज शिकारियों ने जानवर को मारने के लिए उद्घाटन का उपयोग किया। टीमों ने अविश्वसनीय बहुमुखी प्रतिभा और टीम वर्क दिखाया। सब कुछ पूर्ण हो चुका था और फिर वहाँ जादू थे। शिकारियों का पीछा करने वाले बहुत सारे जादूगर नहीं थे, लेकिन उनमें से कुछ थे। कर्ण जहाँ था वहाँ से जादूगरों की 5 टीमें देख सकता था। वह अपनी स्थिति से केवल दक्षिण के भाग ही देख सकता था। इन 5 टीमों ने मैदान पर सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली जानवरों को निशाना बनाया था। सबसे शक्तिशाली रक्षात्मक क्षमताओं वाले लोगों को छोड़कर एक आग के गोले ने सभी को मार डाला।
लेकिन वे दूसरे के साथ मर जाएंगे। यही कोई जानवर पहले विस्फोट पर बच गया तो वह निश्चित रूप से पलटवार करने की स्थिति में नहीं होगा। दूसरा, विस्फोट बहुत तेजी से हुआ और जानवर के टुकड़े टुकड़े हो गए। कर्ण ने देखा कि शिकारियों की किसी भी टीम ने इस शक्तिशाली जानवरों को निशाना नहीं बनाया। कर्ण के सामने योद्धा और जादूगरों के बीच का अंतर एक बार फिर से उजागर हो गया। शिकारी कर्ण वाली टीम से सबसे मजबूत जानवरों से भी नहीं लड़ सके, जबकि जादूगरों ने उन्हें आसानी से अलग कर दिया। अंतर चौंकाने वाला था। जब यह सब चल रहा था तो कई पृथ्वी जादूगर भी वॉरियर के सबक के बेस पर कूद गए थे। वे यहाँ लड़ने के लिए नहीं बल्कि पहाड़ की मरम्मत करने के लिए आए थे। जब स्टॉर्म ईगल शहर के ऊपर से गुजरा था तो पहाड़ का जो नुकसान हुआ था उसकी मरम्मत के लिए उस सभी ने धातु और पत्थर के विशाल ढेर निकाले। कर्ण ने शिकारियों और जादूगरों को अपनी आंखों में से आंखें काम करते देखा। इसमें शामिल प्रत्येक व्यक्ति ने सतह से बहुत ऊपर था, लेकिन फिर भी उनमें से बहुत कुछ सीखा। कर्ण ने उन सभी अलग अलग जानवरों को विश्लेषण करने में कामयाब रहा और लड़ रहे थे। क्षमताओं और नामों के बारे में सुनना वास्तव में जानवर को कार्य करते हुए देखने में से भिन्न था। युद्ध देखने का यह सम मूल्यवान था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हर छात्र कोटा चाहता था। कर्ण के सामने आसपास के सबसे शक्तिशाली मनुष्यों और जानवरों का एक व्यावहारिक प्रदर्शन हुआ और यह कई घंटों तक जारी रहा। देखने उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया उसका मूल्यवान सोने से नहीं किया जा सकता। अगर कुछ घंटे तक कर्ण बस अपने से नीचे चल रही लड़ाई को देखता रहा। समय समय पर कर्ण योगेश से कुछ पूछता रहा। वह हमेशा स्पष्टीकरण के साथ उत्तर देता रहा। योद्धाओं, जानवरों और जादूगरों के बारे में कर्ण का ज्ञान हर सेकंड बढ़ता गया।